दिल्ली फसादात की साजिश के मुलजिम उमर खालिद केस की समाअत कड़कड़नुमा कोर्ट में हुई। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अमेजॉन प्राइम की सीरीज द फैमिली मैन से किया ताबीर। 6 सितंबर को होगी मामले की अगली समाअत। उमर खालिद के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के पीछे कोई सबूत नहीं है। उमर खालिद दिल्ली फसादात की साजिश के इल्जाम में यूएपीए के तहत जेल में हैं। उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि उमर खालिद को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोर्ट जल्द इस मामले पर हक़ाइक़ को सामने रखकर फैसला सादर करेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास के साथ खुसूसी बातचीत की। दिल्ली फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद, पिछली सुनवाई काफ़ी हंगामा खेज रही। हमारे साथ हैं उमर खालिद के वालिद साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पिछली सुनवाई हुई, कितने पुरुम्मीद हैं आप उमर खालिद की ज़मानत को लेकर? देखिए, उमर खालिद के सिलसिले में केस की जो बुनियाद थी वो तो हमारे वकील ने ढा दी बिल्कुल। और ये एक बात तो ये कही उन्होंने कि ये मुकदमा जो है वो फसादात से मुताल्लिक़ है, कम्युनल राइट हुआ था उससे मुताल्लिक़ है। तो कम्युनल राइट में लोगों की जानें गई, माल लूटा गया, ये सब कुछ हुआ। तो उसके लिए हमारे जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर वो धाराएं मौजूद हैं जो इस पूरे इसको कवर करती है। अलग से यूएपीए लगाने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं थी। यूएपीए एक टेररिज्म के लिए धारा है। तो 101 एक और केस था इसमें, खजूरी खास का, उसमें सिमिलर केस है। यानी आप कैसे देखेंगे तो कट एंड पेस्ट है, वहाँ भी यही चार्जेज है, वहाँ भी यही चार्जेज है। उन 101 में उमर को काफ़ी पहले बेल मिल गई है। तो वकील ने ये कहा कि अगर यूएपीए नहीं होता तो इस केस में भी उमर को बेल मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यूएपीए सिर्फ इसलिए लगाया गया कि बेल ना मिले आसानी से। आप ये मानते हैं कि यूएपीए का इस्तेमाल जो है उमर को जेल के अंदर रखने के लिए किया गया? उमर को और जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार किए उन सबको जेल के अंदर एक लंबे वक्त के लिए तक रखने के लिए किया गया। और इस दरमियान में मीडिया के ज़रिए से एक नैरेटिव बनाना चाहती है गवर्नमेंट। दूसरी बात, वकील ने ये बात कही कि इस केस में एक बुनियादी बात अदालत यानी चार्जशीट में ये कही गई थी कि उमर खालिद इस कम्युनल राइट के मास्टरमाइंड है। और उमर खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन काउंसलर जो थे उनके दरमियान 8 जनवरी को 2020 को 8 जनवरी को यहाँ शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में ये प्लान किया गया था कि ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा धरना, बड़ा मुजाहरा करेंगे। हमारे वकील ने कहा कि पहली बार भारतवासियों को ट्रंप के आने की खबर हुई 11 फरवरी को, जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान हुआ कि ट्रंप आने वाले हैं। तो एक महीना पहले उमर खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन को कहाँ से पता चल गया था ट्रंप आने वाले हैं? तो ये फैब्रिकेटेड है पूरा केस। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसके बाद जो सब्सिक्वेंट चार्जशीट बाद में दाखिल की गई उसमें से ये वाक़या हटा दिया गया। तो ये दर्शाता है कि जो बुनियाद बनाई गई थी वो बुनियाद ही गलत थी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारा उम्मीद ये कि ये जो पिछली सुनवाई में जो बातें आई थी वो बेसिक इस केस के सबूत थे जिसको हमारे वकील ने ढा दिया। फिर वकील ने एक बात और बहुत बुनियादी कही थी कि भाई इस केस में आपने उमर खालिद को, यानी ये वाक़या हुआ था फरवरी 2020 में और आपने उमर को गिरफ़्तार किया सितंबर 2020 में। यानी तो इतने दरमियान में आप क्या करते रहे? और फिर ये कि जब पहले जो 700 एफआईआर फाइल हुए, 700 से ज़्यादा एफआईआर फाइल हुए, उस एफआईआर में कहीं उमर खालिद का नाम नहीं है। जो केसेस के ऊपर फाइल किए गए आपने उसमें कहीं उमर खालिद का नाम नहीं है। तो ये आफ्टर थॉट है। आपने उमर खालिद को फंसाना था और सीए एनआरसी के अंदर जिन लोगों ने तहरीक चलाई उन सबको इसमें गिरफ्तार करना था। तो आपने एक फ्रॉड, यानी एक साजिश का एक फ्रॉड रचा और ये कहा कंकॉक्टेड है पूरा केस। और ये कहा कि भाई इनको फंसाना है, इसलिए ये एक तो 8 जनवरी का एक वाक़या, फिर ये एक तकरीर, फिर ये इस तरह के तमाम जुमले निकाल कर आपने यूएपीए लगा के इनको जेल में डाल दिया है। ये बेबुनियाद केस है। ये इस केस में जितनी बातें कही गई ये सब झूठी है, कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है और उमर खालिद पर ये केस नहीं बनता है। जाहिर बात है कि अभी तो उससे बेल पर गुफ्तगू चल रही है। हमें यकीन है इससे पहले भी नताशा नरवाल को, कलीना कलिता को और आसिफ तन्हा को बेल मिल चुकी है और कल भी 3-4 लोगों को बेल मिली है इस तरह के वाक़यात में। तो हमें उम्मीद है कि उमर खालिद को बेल मिल जाएगी, इसलिए कि बेल ना मिलने की कोई वजह समझ में नहीं आती।
तो ये वो हंगामेदार केस है जो पिछली सुनवाई में काफ़ी हंगामा रहा, इस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उमर खालिद को इस मामले में ज़मानत मिलती है तो दूसरे जो FIR 59 है जिसमें 17,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, उन सब के लिए भी एक रास्ता ज़मानत का खुल सकता है। कैमरामैन अलील के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली का राबिया इस्मत दरी और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोग मुसलसल इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। इस मामले में नमाज जुमा के बाद दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरा हुआ और लोगों ने केजरीवाल हुकूमत से 1 करोड़ रुपए और घर के किसी फर्द के लिए नौकरी का मुतालबा किया। दिल्ली पुलिस डिफेंस में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली 21 साल राबिया की इस्मत दरी और कत्ल मामले के खिलाफ अमरावती में एहतजाज किया गया। नमाज जुमा के बाद MIM ने राबिया के हक में एहतजाज किया और जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। 21 वर्षीय सबिया अभी दिल्ली पुलिस डिफेंस की नौकरी करते हुए इन्हें 4 महीने हुए थे। 27 अगस्त की शाम सबिया दिल्ली के संगम विहार स्थित अपने घर नहीं लौटी तो परेशान हाल घर वालों ने हर जगह ढूंढा। थाने गए, कलेक्टर के यहाँ गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सबिया के लिए आवाज उठाने के लिए हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं और हम इंसाफ सबिया के साथ चाहते हैं। तालिबान पर दिए गए बयान की वजह से मुनव्वर राना इन दिनों मुश्किलों में है। मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली अर्जी को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। साथ ही FIR रद्द करने की मांग भी खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुनव्वर राना पर हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज है। वाज़ेह है कि मुनव्वर राना पर महर्षि वाल्मीकि का तालिबान से मवाजना करने का इल्जाम है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हुजूमी तशद्दुद और हुकूमत की कार्रवाई पर MP जमीयत उलमा ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। भोपाल में मुनक्कदा जमीयत उलमा के इंतखाबी जलसे में जिला भोपाल के जिम्मेदारान ने शिरकत की और हुजूमी तशद्दुद पर पुलिस के रवैये को एकतरफा करार देते हुए हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने भोपाल में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए कहा कि हुजूमी तशद्दुद को लेकर अगर अक़लियती तंजीमें और मुस्लिम तंजीमें एहतजाज करती हैं तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन शरपसंद अनासर को जिस तरह से खुले तौर पर छूट दी जा रही है, इससे मुल्क का माहौल खराब हो रहा है। पेश मध्य प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद और जमीयत उलमा की मीटिंग पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की MP जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए हुजूमी तशद्दुद के मामले ने दानिश्वर तबके को फिक्र में मुब्तला कर दिया है। बहुत सारी सतह पर बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ हुजूमी तशद्दुद बढ़ रहा है वहीं पर होने वाली सियासत से और भी हालात दिगरगुम होते जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल एजुकेशन सोसाइटी और मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद। उनसे जानते हैं हाजी साहब, जिस तरह से हुजूमी तशद्दुद के मामले तो हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उस पर सियासत भी हो रही है, जमीयत अपना क्या मौक़िफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मध्य प्रदेश में जगह जगह के वाक़यात ऐसे आ रहे हैं मॉब लिंचिंग के, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ और मुसलमानों के साथ जोत को भी किया जाना, मारना पीटना, इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। वाक़यात का होना तो ठीक है, समाज है, समाज में 2 बर्तन खड़खड़ाते भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इंतज़ामिया का रवैया नज़र आ रहा है, पुलिस का रवैया नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल बदबख्ताना है। कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं एक तरफा हो रही हैं। अगर मुसलमान किसी थाने पर एहतजाज करने जाते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन फ़िरका परस्त तंजीमों के लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनको खुली छूट मिली होती है और वो नारे ऐसे लगा रहे हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि हुकूमत तो सबकी होती है, हुकूमत किसी एक तबके की नहीं होती है, लेकिन हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों के कुछ बयानात इस तरह आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका झुकाव एक तरफ है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे हैं, फ़िरका परस्तों के उससे हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से मांग करूँगा कि कानून की बालादस्ती होना चाहिए। कहीं पे भी कोई वाक़या होता है तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि वो बच नहीं पाएगा
और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अगर इस पर सख्ती नहीं की गई तो मुल्क के हालात और सूबे के हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। हम तो देख रहे हैं कि वज़ीर आला ने जो सख्त मौका इख्तियार किया कि जो लोग भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वज़ीर आला को या हुकूमत को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं जिससे हुकूमत बदनाम हो, वरना वज़ीर आला का पहले जो रिकॉर्ड था बहुत अच्छा रहा है हमेशा और उनको मुसलमान बहुत पसंद करते रहे। लेकिन अभी अभी जिस तरह के वाक़यात हुए, मॉब लिंचिंग के अंदर एक चूड़ी वाले बेच रहे, यानी एक तरफा अचानक ऐसा होता है कि उसको मुल्ज़िम बना दिया जाता है और जो लोग उसके लिए मुतालबा करने के लिए जाते हैं मुकदमे के लिए कि भाई जो उस चूड़ी वाले को जिन लोगों ने मारा उन पर मुकदमा किया जाए, तो मुकदमा जो लोग मुतालबा करने जाते हैं उन पर मुकदमा ला दिया जाता है। तो ये इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं इसमें कानून जो है मैं समझता हूँ ठीक काम नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को और हुकूमत को सख्त नोटिस लेना चाहिए और हमारी जो जमीयत उलमा की देरीना मांग रही है कि जहाँ भी कोई वाक़या हो तो वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया, एसपी और कलेक्टर को जिम्मेदारी गर्दानी चाहिए, उनको जिम्मेदार होना चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए कि कहीं भी ऐसा वाकई हमारी पुराना मुतालबा है कि कहीं भी फ़िरका वाराना अगर कोई थानेदार सख्त हो जाए तो क्या मजाल है कि कोई वाकया ऐसा हो जाए। तो सख्ती की जाना चाहिए और ज़िला इंतज़ामिया को पूरी तरह से जिम्मेदारी का ऐलान और नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कहीं भी अगर कोई वाक़या होगा तो ज़िला इंतज़ामिया, कलेक्टर और एसपी उसके ज़िम्मेदार होंगे और उनको सज़ा दी जाएगी और जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा दी जाएगी। अगर ये आर्डर हो जाएगा हुकूमत की तरफ से तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। हम देखते हैं कि जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है हुकूमत जब तक कानून की बालादस्ती का निफाज नहीं करेगी तब तक इस तरह के मामला रुकेंगे नहीं और हुकूमत को चाहिए कि सियासत से बुलंद होकर जो है कानून की बालादस्ती के निफाज पर अमल करें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। औरंगाबाद शहर में गणेश फेस्टिवल पूरी सादगी के साथ मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल में कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इश्तराक की यकीन दहानी शहरियान और गणेश उत्सव कमेटियों की जानिब से दी गई है। अगर गणेश उत्सव में कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का इंतबाह पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने दिया। वो तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक्किदा अमन कमेटी के इजलास में शरीक थे। इस जलसे में रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील, साबिक एमपी चंद्रकांत खेरे और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि त्यौहार की आड़ में कोरोना वबा में इजाफे की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज औरंगाबाद शहर में गणेशोत्सव के मद्देनज़र शांतता समिति की मीटिंग हुई है तापड़िया नाट्य मंदिर में और उपस्थित सभी जो गणेश महासंघ के पदाधिकारी थे, सभी लोक प्रतिनिधि थे, सभी नागरिक थे, सभी लोगों ने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई है और इस बार जो गणपति है कोरोना के चलते हुए एकदम सादे तरीके से इसको मनाना है। किसी प्रकार की मिरवणुक गणपति आते वक्त या विसर्जन करते वक्त नहीं निकालनी है। मूर्ति की साइज़ कैसी होनी चाहिए, पंडाल किस तरह का होना चाहिए, ऐसी सब तमाम बातों पर चर्चा हुई और सभी लोगों ने मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि सभी लोगों ने तहे दिल से इस बात को यहाँ पर ये कहा है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन को शब्दशाह सब लोग फॉलो करेंगे और किसी भी तरीके से भीड़ पैदा करके हमारे शहर में कोरोना फिर से बढ़ेगा ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी स्थिति कोई भी नहीं लाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उन तलबा के लिए भी मसाइल पैदा हो गए हैं जो ऑनलाइन तालीम के लिए अफगानिस्तान में थे या किसी और वजह से अफगानिस्तान में ही रह गए थे। भारत में तकरीबन 16,000 अफगान तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। My name is Rustam. I am doing PhD in Jawaharlal Nehru University, JNU, in School of Physical Science. This is my last semester of my PhD program. But right now I'm in Kabul, Afghanistan. Actually I came here on the 1st of August to help my family, to shift my family to the capital because of the unsafe situation. But everything changed very fast here and Taliban took control over the whole country very fast, and right now the situation is very bad here in Kabul. Plus recently Indian government announced that they have cancelled all the
जाली दस्तावेजात और जाली दस्तखतों की मदद से वक्फ जायदादों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड ने इसका सख्त नोटिस लिया है और इस मामले में जालसाजों के खिलाफ सीआईडी जांच का रेजोल्यूशन पास किया है। ये सनसनीखेज इंकशाफ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की कारगुजार सदर डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ने किया और औरंगाबाद में रियासती वक्फ बोर्ड की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की अब तक की मीटिंगों का यही वतीरा रहा, लेकिन पहली मर्तबा कुछ हट कर नजर आया। बुलंदबांग दावों के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर अमली इक़दामात हो रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की मीटिंग यूँ तो 2 रोज़ की थी, लेकिन बोर्ड अरकान ने मामलात को इल्तिवा में डालने के बजाय इन्हें जगह पर हल करने का फैसला किया। नतीजे में 165 मामलात हल हो गए, 111 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल किए गए। इतना ही नहीं, बोर्ड अरकान के इल्म में ये बात भी आई कि कुछ फर्जी दस्तावेज की मदद से वक्फ अराजी को हथियाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे 4 मामलात का बोर्ड अरकान ने नोटिस लिया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर जालसाजों के खिलाफ सीआईडी जांच का रेजोल्यूशन मंजूर किया। ताहम महकमा जाती लड़ाई में वक्फ बोर्ड की जमीन पर तामीर होने वाले स्मार्ट सिटी ऑफिस के मामले में बोर्ड को खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पाई। बोगस एनओसीज, बोगस फोर्जरी के सिग्नेचर के साथ भी आज बहुत से जगह पे इनको मिल रहे हैं कि जिसमें कहीं डेप्यूटी सेक्रेटरी के सिग्नेचर है, कहीं जो है सीओ की सिग्नेचर है। इस तरह के बोगस पेपर मिल रहे हैं जिसके आधार पे भी कारोबार हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में एफआईआर्स तो हमने किए हैं, बोर्ड ने किया है, लेकिन उसके साथ साथ होम मिनिस्टर को मिलने के लिए भी हम सब मिलके ये सिलसिले में जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी उन्होंने नहीं माना तो हमने उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट दाखिल किया। इसके बाद वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में सीआरए में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी उनको रिलीफ नहीं मिला। अर्बन डेवलपमेंट को हम लेटर लिख रहे हैं कि ये हमारी बात नहीं मान रहे। हमने पुलिस स्टेशन के पास भी 2 लेटर लिखे हैं और उनको कहा है कि गलत तरीके से हो रहा है, इसको स्टॉप करना चाहिए। बट इसके बावजूद भी जो है वो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। रियासती वक्फ बोर्ड की कारगुजार सदर फौजिया तहसीन खान का कहना है कि एक जामे प्रोजेक्ट बनाकर रियासती हुकूमत को दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को अगर मंजूरी मिल जाती है तो रियासती वक्फ बोर्ड का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। कारगुजार सदर के मुताबिक बोर्ड के मसाइल को हल करते वक्त कुछ कानूनी और महकमा जाती दुश्वारियां हैं। इन दुश्वारियों को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान रियासत के वजीर आला और दीगर वज़रा से नुमाइंदगी करेंगे ताकि बोर्ड के कामकाज को फ़आल बनाया जा सके। एक वफद जाने वाला है मुंबई और हम सब मुख्यमंत्री से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, अपने अल्पसंख्यक मंत्री, होम मिनिस्टर, जहाँ कुछ एफआईआर्स है या जहाँ कोई ऐसे मामलात है जहाँ हमको ज़रूरत है होम मिनिस्टर के इसमें बीच में आने की, ये सब जगह पर हमारे पूरे बोर्ड मेंबर्स मीटिंग्स के लिए मुंबई जाएंगे और ये सब मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करके ये पूरे बातों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि 3 रोज़ा मीटिंग में जो कुछ पेशरफ्त हुई है उसे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड अरकान की कोशिशों का नतीजा ये निकला कि परभनी में कब्रिस्तान की जमीन वक्फ की तहवील में आ गई है। इसके अलावा जालना रोड मामले में कारगुजार सदर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का इशारा दिया है। मजमूई तौर पर पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जंगी पैमाने पर इक़दामात किए गए हैं जो लायक़े सताइश हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला में हाल ही में तनवीर खान को एनसीपी अक़लियती सेल का सदर बनाया गया था। ताहम इल्ज़ाम है कि पार्टी के ही कुछ लीडरों ने लॉबिंग करके उन्हें पार्टी से दूर करने की कोशिश की। अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को देखते हुए तनवीर खान ने एमआईएम में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसके बाद मुस्लिम सियासी हलकों में रसाकशी बढ़ गई है। अकोला महानगर में जो तनवीर अहमद की माननीय शरद पवार साहब के कहने पर अल्पसंख्यक पद पे अध्यक्ष पद पे नियुक्ति की गई थी, आज उनके प्रदेश अध्यक्ष और कार्य अध्यक्ष ने शरद पवार साहब की बात को काटते हुए दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी और तनवीर अहमद खान जो कि अध्यक्ष थे वो एमआईएम में चले गए और एमआईएम ने उनको पद दिया। ये हमारे राष्ट्रवादी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ इससे,
हम जो अल्पसंख्यक को राष्ट्रवादी की तरफ जोड़ना। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी की समझ। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नाजरीन आदाब, चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की खास खबरें। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन का कहना है कि इथेरियम साल के आखिर तक $30,000 तक पहुंच सकता है। पिछले एक साल में इस डिजिटल करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। इसका मार्केट कैप $380 बिलियन को पार कर गया है। विटालिक का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा सतहों से कम 10 गुना और बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इथेरियम $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगा। जराए की माने तो सिटी ग्रुप रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेड करेगा। क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट को समझने वाले एक जराए का कहना है कि बैंक लंदन में अपने डिजिटल एसेट बेस्ड टीम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। डिजिटल करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए एक खास खबर है। कार्डानो सितंबर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। हाल ही में कार्डानो के क्रिएटर चार्ल्स हॉकिंस ने एलेंजो नाम के पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए एक तारीख तय कर ली है। कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसा कि इसने अपने नेटवर्क पर 5 मिलियन स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इथोपियन हुकूमत के साथ पार्टनरशिप की है। और अब हमारे साथ जोड़ रहे हैं सिद्धार्थ सोगानी, फाउंडर एंड सीईओ क्रेबैको। इतनी जो तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों में, इसके पीछे वजह क्या है और एक अपग्रेड की बात हो रही है, यह सब कैसे काम करेगा? कार्डानो जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन वाज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टोर वैल्यू, कि एक आदमी ने अपना बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। देन सेकंड जनरेशन केम इन कॉल्ड इथेरियम। इथेरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स चलते हैं, एनएफटीज चलते हैं। बट जैसे ही लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट काफी इंप्रूव हो रहा है, लोग इसमें ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इथेरियम के साथ में स्केलेबिलिटी इशू हो गया, ट्रांजैक्शंस बहुत महंगे हो गए और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने का जो टाइम था वो भी ज्यादा बढ़ गया। तो कार्डानो इज अ सोल्यूशन। इट इज मोर फास्टर, मोर स्केलेबल and it can take more transactions per second. But इसके ये जो फाउंडिंग टीम है कार्डानो की वो सेम है इथेरियम की। विटालिक बुटेरिन के साथ में चार्ल्स हॉकिंसन और जेरेमी वुड्स थे जो अब अलग होके कार्डानो ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो का आई थिंक सेकेंड वीक सितंबर में लॉन्च होगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया हो। फर्स्ट अभी आएगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में और आई थिंक उसी को लेके काफी हाइप हो रहा है। बट आई थिंक अगेन दैट इट इज अ लिटिल लेट टू द मार्केट एंड स्लाइटली ओवर वैल्यूड। इट इज ऑलरेडी नंबर 3। तो आई थिंक यू शुड नॉट फोमो इनटू इट। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली मर्तबा क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।